डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स के थर्ड पेपर विविक्त गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है। क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो फाइनल ईयर पास करके चला जाता है, लेकिन उसे यही नहीं पता होता है कि उस जो सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स उसका क्या मीनिंग है। क्योंकि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले आपसे यही पूछेगा इंटरव्यू में कि आपने अपने ग्रेजुएशन में बीएससी मैथमेटिक्स में आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े। जैसे ही आप कहेंगे कि ये सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वो पहले ही आपसे पूछेंगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है, इसमें आपने क्या पढ़ा है, और आप वहाँ चुप हो जाते हैं। तो यही चीज़ है कि सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है उसका मतलब क्या है, वो क्या मीनिंग है उसका, ये हमें उसका डेफिनेशन जानना जरूरी है। तो सबसे पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स दैट आर फंडामेंटली डिस्क्रीट रेदर देन कंटिन्यूअस। मतलब ये है, इट इज द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट डेटास। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है, ये स्टडी है डिस्क्रीट टाइप के डेटास की। तो दो प्रकार के डेटास होते हैं, एक है कंटिन्यूअस डेटा और एक होते हैं डिस्क्रीट डेटा। तो पहले इसको समझ लेते हैं। कंटिन्यूअस डेटास क्या है, जैसे कि दो कंटिन्यूअस डेटास वो डेटास है जिसमें हर दो डेटास के बीच में कंटिन्यूअस सिचुएशंस होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका कितना परसेंट है, किसी क्लास में किसी स्टूडेंट का कितना परसेंट है, मान लो उसका परसेंट है 62 और किसी दूसरे स्टूडेंट का परसेंटेज है 63। तो क्या 62% और 63% इनके बीच में और परसेंटेज आने की संभावना है। किसी स्टूडेंट का परसेंटेज 62.2 हो सकता है, किसी स्टूडेंट का परसेंट 62.4 हो सकता है, किसी का 62.5 हो सकता है। मतलब ये है कि 62% और 63% इनके बीच में और भी कंटिन्यूअस सिचुएशंस, कंटिन्यूअस वैल्यूज हो सकते हैं। तो ये जो रियल नंबर है 62.3, 62.4, ये जो रियल नंबर में आते हैं, तो ये जो रियल नंबर है ये कंटिन्यूअस डेटा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, आप कहेंगे 25 स्टूडेंट हैं या फिर 26 स्टूडेंट हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि 25.2 स्टूडेंट हैं, नहीं होगा। या तो 25 स्टूडेंट होंगे, या तो 26 स्टूडेंट होंगे, या तो 27 स्टूडेंट होंगे, या जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। मतलब 25 स्टूडेंट और 26 स्टूडेंट, इनके बीच में और कोई कंटिन्यूअस सिचुएशंस नहीं होंगे, या तो 25 स्टूडेंट या तो 26 स्टूडेंट। तो ये हो गया डिस्क्रीट डेटा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोई स्टूडेंट जो है या तो वो पास होगा या तो वो फेल होगा। पास होने और फेल होने के बीच में और कोई कंटिन्यूअस और कोई सिचुएशंस नहीं है, या तो वो पास या तो वो फेल। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है किसी क्लास में या तो 25 है या तो 26 है। तो ये जो डेटास है ये डिस्क्रीट डेटास है। जैसे घर में लाइट, या तो लाइट ऑन है या तो लाइट ऑफ है। ऑन और ऑफ होने के बीच में और भी बहुत सारे सिचुएशंस, कंटिन्यूअस सिचुएशंस नहीं है। या तो ऑन होगा लाइट या तो वो ऑफ होगा। कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर या तो यस होंगे या तो नो होंगे। यस और नो के बीच में और भी सिचुएशंस नहीं होंगे। तो इस प्रकार के जो डेटास हैं उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट डेटास। और ये जो डिस्क्रीट डेटास है, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, इन्हीं की स्टडी जो है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत आती है। तो इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं बुलियन अलजेब्रा, प्रपोजिशंस, इंटीजर नंबर्स, ग्राफ थ्योरी, मशीन थ्योरीज, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। तो सबसे पहला जो यूनिट 1 है वो सेट एंड इट्स कार्डिनलिटी, समुच्चय और उसकी गणनीयता, इससे स्टार्ट होता है ये यूनिट 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट, समुच्चय क्या चीज है। आप सभी जानते हैं, स्कूलों में पढ़ा है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये आपने पूरा पढ़ा हुआ है। लेकिन ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, यहां पर सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बट ये सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड क्या चीज है, इसको जानना जरूरी है। वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित का मतलब यह है, दो अर्थ हम कह सकते हैं कि सुपरिभाषित का मतलब, वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो किसी पर्टिकुलर रूल के तहत आने चाहिए। कोई पर्टिकुलर रूल होना चाहिए जिसके आधार पर किसी सेट में एलिमेंट जो है वो लिया जा सके। दूसरा, हम ये बता सकें कि कौन सा अवयव समुच्चय में शामिल होगा, बिलोंग करेगा किसी सेट में, और कौन सा एलिमेंट उसमें बिलोंग नहीं करेगा। मतलब हम ये बता सकें, वी आर कैपेबल टू से दैट विच एलिमेंट शुड बिलोंग टू सेट और विच एलिमेंट शुड नॉट टू।
मतलब हम ये कैपेबल हो जाएं कि कौन सा एलिमेंट उस सेट में होगा और कौन सा नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि वो वेल डिफाइंड है। एग्जाम्पल के लिए हम सभी जानते हैं कैपिटल एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। और ये किस प्रकार से होता है, 1 2 3। तो प्राकृत संख्याओं का जब समुच्चय लेते हैं तो कैसे लेते हैं, 1 को लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसमें एक इंक्रीज करते जाते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर एक इंक्रीज किए 3, 3 के बाद एक इंक्रीज किए 4। इसका मतलब इसमें जो है अवयवों को जो हम ले रहे हैं वो किसी एक रूल के तहत हो रहा है, 1 के बाद 2, एक ऐड किए, फिर 2 के बाद 3, एक रूल के तहत हो रहा है, मतलब ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है। और दूसरा ये चीज कि हम ये बता सके कौन इसमें बिलोंग करेगा। मैं आपसे पूछूं क्या इसमें 5 बिलोंग करेगा, आप कहेंगे यस इसमें 5 बिलोंग करेगा, आप बता पा रहे हैं। मैं आपसे पूछूं क्या इसमें 7.2 बिलोंग करेगा, आप कहेंगे नहीं नहीं बिलोंग करेगा, आप फिर बता पा रहे हैं। तो जब आप बता सकें, आप ये कैपेबल हो जाएं कि कौन सा एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा और कौन सा एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेगा, मतलब ये वेल डिफाइंड है, दैट मीन्स ये सेट है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, कैपिटल ए इक्वल टू ये 3 -19 2.5 एंड डैश डैश डैश। अब ये देखते हैं क्या ये सेट है। तो मैं आपसे पूछूं कि इसके बाद क्या आएगा, आप नहीं बता सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई रूल के तहत नहीं है। 3 के बाद -19 ले लिया, फिर 2.5 ले लिया, कोई एक रूल होना चाहिए जिसके तहत एलिमेंट लें। तो यहाँ कोई रूल नहीं है, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स ये सेट नहीं है। और दूसरी चीज आप नहीं बता सकते, मैं आपसे पूछूं 7 बिलोंग करेगा, आप नहीं बता पाएंगे। मैं आपसे पूछूं 8.2 बिलोंग करेगा, आप नहीं बता सकते, दैट मीन्स ये सेट नहीं है, इट इज नॉट सेट। और एक और एग्जांपल है, अगर मैं आपसे कहूं सेट ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन क्लास, क्लास में टैलेंटेड स्टूडेंट्स का समुच्चय, तो कौन है टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ये वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर कौन सा स्टूडेंट को हम टैलेंटेड लेंगे और किसको नहीं लेंगे, इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये सेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वहीं आपसे कहूँ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग अबव 60%, क्लास में 60% से ज्यादा लाने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, अब ये वेल डिफाइंड हो गया, क्योंकि 60% से जो अबव होंगे वो इस सेट में आ जाएंगे, दैट मीन्स ये सेट है। तो ये हो गया समुच्चय का डेफिनेशन। अब देखते हैं कार्डिनल नंबर, गणन संख्या। मान लो किसी समुच्चय में जितने नंबर के एलिमेंट्स होंगे उसी को ही हम कार्डिनल नंबर या गणन संख्या कहते हैं। और किसी समुच्चय ए के लिए उसकी जो गणन संख्या होगी उसको ऐसे कार्डिनल ए या कार्डिनल ए से दर्शाते हैं। अब नोट करके हमने लिखा है 5 मतलब एम्प्टी सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एलिमेंट ही नहीं है तो उसका कार्डिनल नंबर को हमने 0 से डिनोट किया गया है। नेचुरल नंबर, चूंकि नेचुरल नंबर जो है 1 2 से इनफाइनाइट तक जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका फाइनाइट नहीं है, इसलिए हमने इसके कार्डिनल नंबर को एक लेटर से डिनोट करते हैं, अलिफ नॉट, इसे अलिफ नॉट कहेंगे। रियल नंबर के कार्डिनल को हमने पावर ऑफ कंटिन्यूम सी से हमने इसे डिनोट किया हुआ है। अब देखते हैं समगणनीय समुच्चय का डेफिनेशन। इक्विपोलेंट सेट्स, दो सेट हमारे पास हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, वे आपस में समगणनीय या तुल्य या इक्विपोलेंट कहलाएंगे अगर एक ऐसा फंक्शन हमको मिल जाए एफ ए से बी में इस प्रकार कि वह 1 1 हो, एकाकी और आच्छादक ऑन टू हो। मतलब एक फंक्शन अगर एफ मिल जाए ए से बी में जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो, तब हम कहेंगे कि ए और बी जो है वो आपस में इक्विपोलेंट है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ए इक्वल टू ये सेट लिया है हमने और b इक्वल टू ये हमने सेट लिया हुआ है। अब यहाँ पर a और b दोनों समगणनीय है, इक्विपोलेंट सेट है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसा फंक्शन ले सकते हैं a से b में इस प्रकार कि f ऑफ x इक्वल टू 3x। अब देखो f ऑफ 1 करेंगे तो 3 आएगा, 2 करेंगे तो 6, 3 करेंगे तो 9, 4 करेंगे तो 12। और ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब a और b जो दोनों हैं वो इक्विपोलेंट सेट हैं। नोट, अगर ए का कार्डिनल एरिया कार्डिनल बी सेम है तो इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये होगा कि एफ जो है ए टेंड्स टू बी वो 1 1 ऑन टू है। तो अगर एफ 1 1 ऑन टू है तो उनके कार्डिनल सेम है, और अगर कार्डिनल सेम है तो निश्चित ही एक फंक्शन एफ ऐसा होगा जो एकाकी आच्छादक होगा। दूसरी चीज, समगणनीयता का जो संबंध है ये इक्विपोलेंट का, वो एक तुल्यता संबंध होता है। तुल्यता मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप बनाइएगा कि ये कैसे तुल्यता संबंध होगा। इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये आप तीनों प्रूफ कर लें। अब देखते हैं गणन संख्या कार्डिनल नंबर का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ कार्डिनल नंबर।
तो सबसे पहला योग सम के लिए मान लेते हैं कैपिटल पी और कैपिटल क्यू दो सेट हैं और उनके कार्डिनल नंबर है स्मॉल पी स्मॉल क्यू और उनमें कोई भी कॉमन नहीं है, उनका इंटरसेक्शन है 5। तब ये जो p प्लस क्यू होगा यानी कि ये इसके इक्वल होगा कार्डिनल ऑफ p यूनियन q। ऐसा भी कह सकते हैं कार्डिनल ऑफ p यूनियन q इक्वल टू कार्डिनल p प्लस कार्डिनल q। हमने कैपिटल P में एक सेट लिया हुआ है और कैपिटल Q एक दूसरा सेट लिया है और P इंटरसेक्शन Q 5, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। P का कार्डिनल है 3, कार्डिनल Q है यहाँ पर 4। अब यूनियन करेंगे तो 3 और ये 4 ये एक साथ आ जाएंगे। अब इनके यूनियन में कितने एलिमेंट हैं 7, तो इसका कार्डिनल क्या हो जाएगा 7। 7 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 4, चूंकि 3 किसका कार्डिनल है P का और 4 किसका कार्डिनल है Q का, तो ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। गुणनफल के लिए देखते हैं प्रोडक्ट। यदि कैपिटल P और Q की जो गणनीयता है कार्डिनल नंबर है वो स्मॉल p स्मॉल q है, तो अगर हम कार्डिनल P क्रॉस Q P प्रोडक्ट Q करें तो कार्डिनल P प्रोडक्ट कार्डिनल Q आ जाएगा। एग्जाम्पल P हमने लिया है 1 2 3, Q के अंतर्गत है 7 8 9, तो कार्डिनल P में 3 एलिमेंट्स है और कार्डिनल Q इसमें भी 3 एलिमेंट है। अब P क्रॉस Q निकालते हैं, तो P क्रॉस Q निकालेंगे मतलब ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहां से P क्रॉस Q हमने निकाल दिया है ये इतने, तो ये 9 एलिमेंट हमारे आ जाएंगे। 1 7 1 8 1 9, 2 7 2 8 2 9, 3 7 3 8 और 3 9। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 9। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, दैट मीन्स कार्डिनल P क्रॉस कार्डिनल Q। ये हमारा हो गया प्रूफ। अब देखते हैं फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय क्या है। एक समुच्चय लेते हैं, एक सेट कैपिटल ए फाइनाइट होगा यदि ए जो है वो इक्विपोलेंट है 1 2 एंड अप टू n, जहां n क्या है फाइनाइट है, मतलब 1 से लेकर फाइनाइट नंबर तक के किसी सेट के लिए अगर वो इक्विपोलेंट हो जाता है तब वो सेट है कौन कैपिटल ए, वो फाइनाइट सेट होगा, परिमित समुच्चय होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक सेट है 3 6 9। अब हम क्या करेंगे एक मैपिंग बनाएंगे, एक सेट लिया है हमने 1 से लेकर 1 2 ऐसा लेना है, 1 2 हमने 3 तक लिया है। अब यहां से सेट ए में एक फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है इस प्रकार कि f ऑफ x इक्वल टू 3x। तो जैसे हम और x क्या है बिलोंग कर रहा है इस सेट में 1 2 3, तो f ऑफ 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 3, ये मिल गया। f ऑफ 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 6, ये आ गया। f ऑफ 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 9, ये आ गया। मतलब और ये f ऑफ x इक्वल टू 3x जो है ये स्पष्ट है कि यहाँ पर ये 1 1 है और ये ऑन 2 है, दोनों फंक्शन है। इसका मतलब ये जो हमारा सेट है कैपिटल ए ये इस 1 2 3 सेट के क्या है इक्विपोलेंट है। और जब कोई सेट ए जो है 1 2 यहां से n फाइनाइट तक के लिए इक्विपोलेंट होगा तब वो सेट ए क्या हो जाएगा परिमित समुच्चय होगा, फाइनाइट सेट होगा। दूसरा एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट का, अपरिमित समुच्चय। कोई सेट ए इनफाइनाइट होगा यदि वह खुद के जो प्रॉपर सबसेट होगा उचित उपसमुच्चय होगा उससे इक्विपोलेंट हो जाए। कोई सेट अपने ही प्रॉपर सबसेट के अगर इक्विपोलेंट हो तो वो सेट इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे इसके एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर, ये इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल है। यहाँ पर जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो अपने ही कोई प्रॉपर सबसेट अगर लेंगे उसके क्या हो जाएगा इक्विपोलेंट हो जाता है। आर जो होता है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 के इक्विपोलेंट हम प्रूव कर सकते हैं, तो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इसका प्रॉपर सबसेट है, उसके इक्विपोलेंट हो गया, मतलब आर जो है वो इनफाइनाइट सेट है। अब देखते हैं डीनंबरेबल और इनंबरेबल सेट क्या है। प्राकृत गणनीय समुच्चय। कोई सेट ए है वो डीनंबरेबल सेट होगा यदि वो नेचुरल नंबर से वो इक्विपोलेंट हो जाए, मतलब कार्डिनल ए और कार्डिनल एन इक्वल हो जाए और ये अलिफ नाट के इक्वल होते हैं। तो ए अगर नेचुरल नंबर से इक्विपोलेंट हो जाए तब वो प्राकृत गणनीय डीनंबरेबल सेट कहलाते हैं। इसे हम काउंटेबल इनफाइनाइट सेट भी कह सकते हैं। अब देखते हैं काउंटेबल सेट क्या होता है। कोई सेट ए काउंटेबल कहलाता है, पहला अगर या तो वो परिमित हो फाइनाइट हो तो वो काउंटेबल हो जाएगा, दूसरा या वो प्राकृत गणनीय हो मतलब डी नंबरेबल सेट हो। जैसे एग्जांपल के लिए पहला हमने लिया है a इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 मतलब ये फाइनाइट हो गया, हमने देखा ऊपर फाइनाइट सेट है, इसका मतलब ये गणनीय है क्योंकि ये फाइनाइट है। दूसरा हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर q लिया हुआ है, q काउंटेबल है क्योंकि यह प्राकृत गणनीय है, q को हम क्या है नेचुरल नंबर के इक्विपोलेंट शो कर सकते हैं, तो ये जो q क्या हो जाएगा प्राकृत गणनीय डी नंबरेबल सेट, जिसके कारण ये काउंटेबल सेट हो जाएगा। अब देखते हैं
अगणनीय समुच्चय, अनकाउंटेबल सेट। कोई सेट ए जो है वो अगणनीय अनकाउंटेबल होगा यदि वह इनफाइनाइट भी हो और साथ ही साथ वो डिनंबरेबल सेट ना हो, प्राकृत गणनीय ना हो। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं अनकाउंटेबल सेट वो सेट है जो काउंटेबल ना हो। अगर वो काउंटेबल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए सेट ऑफ रियल नंबर, प्राकृत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अगणनीय है। सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, ये भी अगणनीय है, अनकाउंटेबल है। नोट पहला, एक श्रोडर बर्नस्टीन थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, कि कोई सेट ए बी का पूर्व पद है। पूर्व पद का मतलब ये है प्रीसिड्स ए प्रीसिड्स बी। इसका मतलब ये है अगर ए जो है बी के इक्विवेलेंट नहीं है लेकिन बी के किसी सबसेट के इक्विवेलेंट है, तब हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का पूर्व पद है। ऐसे ही अगर बी ए का पूर्व पद है, मतलब बी जो है ए के इक्विवेलेंट नहीं है लेकिन बी जो है ए के किसी सबसेट के इक्विवेलेंट है और बी ए का पूर्व पद है, तब ए और बी आपस में समगणनीय होंगे। मतलब कार्डिनल ए ये प्रीसिड्स है, ये पूर्व पद है कार्डिनल बी के, और कार्डिनल बी प्रीसिड्स है कार्डिनल ए, तो ये ए और बी आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये है श्रोडर बर्नस्टीन थ्योरम। सेकंड, किसी भी सेट का जो कार्डिनल होगा उसके पावर सेट से उसके घात समुच्चय से हमेशा लेस देन होगा, उससे कभी इक्वल नहीं हो सकता। कोई भी सेट अपने घात समुच्चय के समगणनीय नहीं हो सकता। तीसरी प्रॉपर्टी, अलिफ नॉट जो है नेचुरल नंबर का कार्डिनल जो है वो कंटिन्यूम, पावर ऑफ कंटिन्यूम रियल नंबर के कार्डिनल से हमेशा लेस देन होगा। ये कार्डिनल एन लेस देन कार्डिनल सी। चौथा है कार्डिनल पी ए, घात समुच्चय का जो कार्डिनल है वो 2 टू द पावर कार्डिनल ए के इक्वल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। और पांचवा जो कार्डिनल है क्लोज इंटरवल 0-1 के, वो कार्डिनल सी के इक्वल है, दैट मीन्स पावर ऑफ कंटिन्यूम के इक्वल है। आगे हमें क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए कोई कैपिटल ए सेट जो है वो फाइनाइट सेट हो तो हमको ये दर्शाना है कि कार्डिनल पी ए उसके घात समुच्चय उसके पावर सेट का जो कार्डिनल है वो 2 टू द पावर कार्डिनल ए के इक्वल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आगे नेट सेट के एग्जाम में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मान लेते हैं ए कोई फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है। फाइनाइट सेट है मतलब उसके कार्डिनल को हमने एन मान लिया, दैट मीन्स परिमित फाइनाइट ले लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसे मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। गणितीय आगमन के सिद्धांत में क्या होगा, पहले हम n इक्वल टू किसी 0 या 1 के लिए लेके देखते हैं। तो पहले मान लेते हैं n इक्वल टू 0। n इक्वल टू 0 मतलब कार्डिनल a की वैल्यू क्या है, n है, दैट मीन्स 0, मतलब a में एक भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब a क्या होगा, 5 होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो इसका पावर सेट क्या बनेगा, कलेक्शन ऑफ 5। तो पावर सेट में कार्डिनल, इसका कार्डिनल कितना होगा, इसमें एक ही एलिमेंट है वो खुद 5 है, तो इसका कार्डिनल क्या हो जाएगा 1। 1 को वी कैन राइट 2 टू द पावर 0 और 0 यहां पर क्या है कार्डिनल ए, दैट मीन्स 2 टू द पावर कार्डिनल ए। तो हमने क्या दर्शाया, हमने ये दर्शाया कि कार्डिनल पी ए इक्वल टू 2 टू द पावर कार्डिनल ए। दैट मीन्स ये जो कथन है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 0। केस 2, स्थिति 2, मान लेते हैं आप n इक्वल टू 1 है। n इक्वल टू 1 मतलब a का जो कार्डिनल है n वो 1 है। 1 है मतलब एक ही एलिमेंट है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि उसमें एक एलिमेंट है, सपोज a1। तब कार्डिनल pa क्या होगा, pa क्या होगा, घात, इसका घात समुच्चय क्या होगा, एक तो 5 लेंगे एम्प्टी सेट किसी भी, अच्छा pa मतलब क्या होता है, pa मतलब इस a के सभी उप समुच्चयों का सेट, मतलब द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। तो ए की जितने भी सबसेट बनेंगे, एक तो 5 बनेगा, दूसरा ये जो a1 है वो खुद बन जाएगा। अब देखेंगे इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 और ये 2, तो 2 एलिमेंट आ गए। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1, और ये 1 क्या है, यहाँ पर कार्डिनल ए है। तो इस प्रकार से हमने ये प्रूफ किया कि ये n इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है। आगे केस 3 में अब हम मान लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू m के लिए ट्रू है। इसका मतलब अगर हम n इक्वल टू m लेते हैं तो कार्डिनल पी ए इक्वल टू 2 टू द पावर m आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। तो यहाँ m क्या है, कार्डिनल a हमने m लिया हुआ है, m है मतलब m एलिमेंट, तो मान लेते हैं a1 a2 ऐसा m एलिमेंट इसमें है। हम दर्शाएंगे कि वी विल शो दैट, क्या दर्शाएंगे, n इक्वल टू m के लिए तो मान लिया है, अब n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी इसको हम प्रूफ करेंगे कि इसके लिए भी ये सत्य है, तब हमारा जो स्टेटमेंट है वो पूरा ट्रू हो जाएगा। मान लेते हैं n इक्वल टू m प्लस 1,
तो कार्डिनल ए क्या हो जाएगा, n, दैट मीन्स m+1। m+1 पहले m था तो इतने एलिमेंट थे, अब m+1 है तो एक एलिमेंट और हमने इसमें ऐड कर दिया। चूंकि अब देखते हैं स्थिति 3 से स्थिति 4, केस 3 से केस 4 में आने पर एक एलिमेंट am+1 बढ़ जाने से, अब हम इसका घात समुच्चय निकालेंगे, कार्डिनल pa जो निकालेंगे उसमें दुगुना वृद्धि हो जाएगा, वो जस्ट डबल हो जाएगा। कैसे डबल हो जाएगा, यहां पर देखते हैं। यहां पर देखें, जब n = 0 हमने लिया था तो pa का जो कार्डिनल था वो कितना आया था, 1 आया था। अब एक के आगे जब एक एलिमेंट बढ़ जाता है तो कार्डिनल कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर 1 × 2 हो गया, तो जस्ट डबल हो गया। अगर हम n = 2 ले तो दो एलिमेंट के लिए कार्डिनल कितना आ जाएगा, जैसे a और b लेते हैं तो 5 a b a b 4 आ जाएगा। पहले 1 आया, 1 × 2 2 आया, फिर आगे के लिए 2 × 2 4 आएगा, फिर और लेंगे तो 2 फिर 4 का 8 हो जाएगा। जस्ट डबल हो जा रहा है। मतलब हम देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक एलिमेंट बढ़ जाने से घात समुच्चय जो है जस्ट डबल हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो कार्डिनल pa जो होगा, यहाँ पहले जितना आया था 2 to the power m, इसके जस्ट पहले केस में उसमें डबल मतलब × 2 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power m+1, और m+1 यहाँ पर क्या है, n है, n मतलब कार्डिनल a की वैल्यू है। तो हमने यहाँ दर्शाया कि कार्डिनल pa = 2 to the power कार्डिनल a, मतलब n = m+1 के लिए भी ये सत्य है। तो अतः ये क्या कथन सिद्ध हो जाता है कि जो कार्डिनल pa है जो है वो 2 to the power कार्डिनल a होता है, ये यहाँ पर प्रूफ होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम